आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत शासन अधिनियम। स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो से इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर जो हमें किसी चैप्टर के बारे में अच्छी समझ विकसित करनी है तो सबसे पहले उस चैप्टर के शीर्षक को हमें बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर जो हम चैप्टर के शीर्षक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 80% हमारी समझ उस चैप्टर के बारे में कंफर्म हो जाती है। तो एक ऐसा ही चैप्टर है जिसको हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संवैधानिक विकास की प्रमुख अवस्था। यानी कि ये जो चार्टर अधिनियम बनाए गए समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, वही अधिनियम भारत के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाए थे। तो हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वो घटना जब ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और कंपनी पर थोड़ा सा अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का सेटलमेंट अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, उसके पहले हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था जस्ट कि 1833 का चार्टर अधिनियम, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो मित्रों, हमको एक बात और समझनी होगी, हम एक नई व्यवस्था क्यों लाते हैं? क्योंकि इसलिए कि पुरानी व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि होती है, पुरानी व्यवस्था में उतनी बेहतर तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं कि पुरानी चीज के स्थान पर नई चीज लाने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसकी क्या विशेषताएं थी, 1858 साल भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी और 1861 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत करके हमने इस व्हाइट बोर्ड पर अपने इस मार्कर से लिखा है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, मैं बहुत संक्षेप में आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। तो 1853 में क्या परिवर्तन होता है? तो इस शासन के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो लोग कंपनी में अपना सेवा देते थे वैसे ही वो नियुक्त कर दिए जाते थे कुछ योग्यताओं के आधार पर। तो एक बड़ा बदलाव इसमें हुआ और इस बदलाव में कंपनी ने क्या किया, जो लोग सेवा दे रहे थे उनको पहले नामजद किया जाता था कि हाँ फला व्यक्ति क्या करेगा, इस पद पर कार्य करेगा। तो उसको नामजदगी के आधार पर उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक समिति का गठन किया गया 1854 में, जिसको मैकाले समिति के नाम से जानते हैं। और मैकाले जो था उसको एक और नाम से जाना जाता है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के जनक के नाम से भी मैकाले को जाना जाता है। मैकाले ने क्या किया, भारत में कहा कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब सभी लोग क्या करेंगे, कंपनी के ऊंचे पदों पर अपनी सेवा दें, प्रतियोगिता परीक्षा पास करिए और आप उस योग्य हैं तो आप कंपनी में सेवा दें। मैकाले को और नाम से जाना जाता था, जिसका दूसरा नाम था थॉमस बेबिंगटन। थॉमस बेबिंगटन के नाम से इसको जाना जाता था। ये इसकी पहली विशेषता थी कि अब नामजदगी के आधार पर कोई कंपनी में काम नहीं करेगा, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वह उस कंपनी में सेवा दे सकता है। अब क्या था, इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उस गवर्नर जनरल की परिषद में क्या होगा, विधायी और प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया था, उसका डिवाइडेशन कर दिया गया था, उसका बंटवारा कर दिया गया था। ये बड़ा बदलाव था। अब मित्रों, अब
अब 1858 का यहाँ पर हमने लिखा है 1853 का चार्टर अधिनियम, लेकिन अब यहाँ पर सीधे 1858 का भारत शासन अधिनियम यहाँ पर हमने लिख रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1858 में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत सीधे सीधे भारत पर होने लगी थी, कंपनी का उसमें कोई भी योगदान नहीं रह गया था। अब इसमें क्या बदलाव होता है? अब इसमें बदलाव ये हुआ कि भारत का शासन कंपनी से लेकर, जो भारत में पहले कंपनी शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी से क्या किया गया, शासन की बागडोर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे अपने हाथ में ले ली। वो ये बड़ा बदलाव था। दूसरे बदलाव की बात करें तो भारत में क्या हुआ, एक नया बदलाव हुआ कि भारत में एक मंत्री पद का सृजन किया जाएगा, और वो मंत्री कौन होगा? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। तो भारत के लिए एक नए पद का सृजन किया गया, एक नए पद की व्यवस्था की गई। और इस एक और बड़ा बदलाव हुआ कि जो भारतीय परिषद होगा, भारतीय परिषद का सृजन हुआ। इसमें कितने मेंबर रहेंगे? 15 मेंबर रहेंगे। 15 मेंबर में से ये किया गया कि 8 जो मेंबर रहेंगे वह ब्रिटिश सरकार के रहेंगे, और 7 जो मेंबर रहेंगे वो कंपनी के सदस्य रहेंगे। इस तरह से इसकी संख्या कितनी की गई? 15 की गई। 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट और 7 कंपनी के लोग, ये व्यवस्था की गई। और हम चौथे बिंदु की बात करें तो भारत के मामले में, यानी कि भारत के मामले में सीधा नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब जो था भारत में, जो उस समय मुगल शासक थे, जिसको हम बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह के नाम से जानते हैं, तो जो सम्राट का पद था वो भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यह एक बड़ा बदलाव था। दूसरी चीज की हम बात करें तो दूसरा अगला हमें बदलाव दिखाई देता है कि भारत शासन का संचालन के लिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल का एक सदस्य चुना गया। ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर होते थे जिनको क्या किया गया? भारत के सचिव के पद पर या भारत मंत्री के पद पर, दोनों बात एक ही है, भारत सचिव या भारत मंत्री के पद के लिए सृजन किया गया, उनकी नियुक्ति की गई। अब जो भारत सचिव का जो पद था वो बहुत ही प्रभावशाली पद था, उसका भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रहता था। वही क्या होता था? भारत के मामले में जो अंतिम निर्णय करता था उसी का निर्णय सर्वमान्य होता था। अगली बिंदु की हम बात करें तो जो भारत में गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, गवर्नर जनरल उस समय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा होता था। अब इसके ऊपर कौन हो गया? भारत सचिव। अब उसी गवर्नर जनरल के नाम को बदल कर उसी समय वायसराय कर दिया गया था। बहुत ये प्रश्न कंफ्यूज करता है कि गवर्नर जनरल को बदल करके क्या कर दिया था? वायसराय कर दिया गया था। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और वही लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल के नाम को बदल करके वायसराय कर दिया गया तो वही क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय बनता है। तो बिल्कुल दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और गवर्नर जनरल का जब नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब मित्रों हम पढ़ेंगे 1861 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। अब ये भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद, कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, उसका क्या किया गया? विस्तार किया गया। यानी कि उसकी जो संख्या थी, जो मेंबर थे, उसके मेंबर को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और 1861 के भारत शासन अधिनियम में ही पहली बार विभागीय प्रणाली का शुभारंभ होता है, विभागीय प्रणाली प्रारंभ होती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात थी 1861 के भारत शासन अधिनियम की, वो थी गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रदान की गई थी, यानी कि गवर्नर जनरल है वो किसी भी मामले पर अध्यादेश ला सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय